हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कम्पिटिटिव फोरम में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री का रैपिड रिवीजन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, राग के टीले किस क्षेत्र की नौपसानिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसमें होगा दक्षिण भारत। ठीक है, राग के टीले किस क्षेत्र की नौपसानिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ टू साउथ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में। ठीक है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी, यानी किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में खदानों की कृषि प्रारंभ हुई थी। यानी अगर क्वेश्चन आएगा क्या कि कृषि जो है किस काल में मिला था, तो कृषि नवपाषाण काल से। ठीक है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण जो है वह भीमबेटिका से प्राप्त होता है। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? नवपाषाणिक संस्कृति के मिले हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति जो है मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को कहा गया है। दमदमा पूरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो दमदमा पूरा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। दमदमा पूरा स्थल कहाँ है? अभी उत्तर प्रदेश में है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का धंधा जो था शिकार खेलना था। प्राचीनतम कला कृतियों का प्रमाण संबंधित है, उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? दक्षिण भारत की, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह काल से मिलती है। भीमबेटिका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटिका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में हुई थी। 1957 से 58, और भीमबेटिका जो है यह मध्य प्रदेश में है। बृहदपाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो बृहदपाषाण स्मारकों की पहचान जो है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई थी। अब दूसरा हो गया चैप्टर सैंधव सभ्यता। निम्नलिखित किस ताम्रपाषाण स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रशस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? आहाड़। ठीक है, इसका आंसर है आहाड़। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला हुआ कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, 1921 में, और इसका हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है था? नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आड़ी बनर्जी थे? नहीं, दयाराम साहनी थे। तो इसमें से आपको सही बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला हो गया कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, ये सही है। दूसरा, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है, यानी ए नंबर सही है। गुप्त कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? गुप्त कराल स्वात घाटी में है। गुप्त कराल स्वात घाटी में है। भारतीय पुरातत्व का जनक इसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति जो थी नगरीय थी। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एकांग श्रृंग पशु है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो एकांग श्रृंग पशु है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो B.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे, बाकी R.D. बनर्जी संबंधित थे, K.N. दीक्षित भी संबंधित है, M.S. वत्स भी संबंधित है, बट B.A. स्मिथ संबंधित नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे?
तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सिर्फ 5 नंबर ऑप्शन यानी शेर से परिचित नहीं थे, बाकी अश्व, हाथी, गज वगैरह से परिचित थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे और लोथल एक बंदरगाह था भोगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें से बताना है तो आर्यों का आक्रमण। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है सिंधु सभ्यता के पतन में। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ पाई गई है? तो सिंधु सभ्यता में है अन्नागार, दोमजिला भवन, स्नानागार, सब पाई गई है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता जो है आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया था? तो सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम जो है मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से निर्धारित किया गया था। सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चंदहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। चंदहुदड़ो सिंध में है। ठीक है। और मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक बनाने का कारखाना, यानी जितने भी कारखाना हैं वह चंदहुदड़ो में ही स्थित है। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? सिंधु सभ्यता के मापन जो है वह 16 गुणज भार के हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उपर्युक्त में थे सभी, यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन है सारे सही हैं। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, एकदम सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, एकदम सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए, यानी इनमें से सारे ऑप्शन सही है, यानी चौथा सही है इसमें। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? आई थिंक ये दोबारा रिपीट हो गया है। आर्यों का आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, इनमें से कौन पाकिस्तान में? हड़प्पा का पाकिस्तान में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु यानी सिंध में है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है, अवेस्ता ईरान। ठीक है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाई गई है? हड़प्पा में पाई गई है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में पाया गया आपको धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में पाया गया है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशयों के साक्ष्य आपको धौलावीरा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? तो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका रीजन क्या था? यानी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी उपर्युक्त सभी सही है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अवसर देखा जाता है? तो बैल आंसर होगा इसका, बाकी शेर, लोमड़ी, हिरन को हटा दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? बुर्ज होम सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, बाकी दधेरी,
हुलास, मांडा है। तो निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? बुर्जहोम नहीं है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो R.D. बनर्जी ने किया था। सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है R.D. बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उत्तरी पार्श्व में, और दूसरा हो गया दक्षिणी पार्श्व में, यानी कि पहला और दूसरा दोनों होगा। सी नंबर आंसर इसका करेक्ट है। डैश का विकास 5000 ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो बैल का मिला है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल ऑप्शन सही है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। 2500 ईसा पूर्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ क्या थी? तो 1 और 2, यानी उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे कांस्य बनाने के लिए। ठीक है, कांस्य बनाने के लिए सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग जो लोग थे, वो कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन यानी कॉपर और टीन का यूज करते थे। Cu+Sn। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आदमगढ़, इनमें से कौन नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन नहीं है। तो डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन कौन सा था? आदमगढ़। ठीक है, यानी आदमगढ़ नहीं है, बाकी कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सिल खड़ी से निर्मित की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर हो गया वैदिक सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? स्नानागार थी। पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्रह्मी थी। और ब्रह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था? बाएं से दाएं लिखा जाता था। और एक खरोष्टी लिपि था जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। त्रयी का अभिप्राय है, त्रयी मतलब ऋग्वेद को हटा दो। त्रयी का मतलब होता है, क्या अभिप्राय है? 3 वेद, तो ऋग्वेद को हटा दो, बाकी तीनों वेद त्रयी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन मतलब होता है बंदरगाह, यानी लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगाजकोई बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करते थे? तो बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास करते थे। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, वह क्या है? यजुर्वेद है। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित एक वेद है चारों वेदों में से यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो ऋग्वेद पे आधारित है सामवेद का संकलन।
ठीक है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? महापुराणों 18 होते हैं। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बलखिल्य भजन शामिल है, 1028। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं? 1028 हैं, जिसमें अप्रामाणिक बलखिल्य भजन भी शामिल हुए हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के रूप के द्वारा जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल का साक्ष्य जो है वह लोथल से प्राप्त हुआ है, हड़प्पाकालीन में है, पूछ रहा है। हड़प्पाकालीन में शावक के चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पाकालीन संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण लोथल से मिले हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? लोथल से ही हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण यानी लोथल जो प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, यम से संबंधित है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाकालीन संदर्भ में मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाकालीन स्थल में कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाकालीन संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे है? गुजरात में है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद है वो। यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या होता है? बलिदान होता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा जो है हड़प्पाकालीन ऐसी नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। एक जोते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगा में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक हड़प्पा जो है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा। सबसे पुराना उपनिषद कौन है? इनमें से सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद है, सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बना है। कितने मूल तत्वों से बना है? 5 मूल तत्वों से बना है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब है अगला टॉपिक बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी कुंडग्राम में हुआ था। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हुआ जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोज बताना है आपको, तो इसमें से हो जाएगा कुंतासी नवीनतम है, ठीक है,
और धौलावीरा ये भी नवीनतम है। और धौलावीरा जो है इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। 40वां नंबर है ये। ठीक है। हड़प्पन मतलब हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिला है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी में जो है महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा। कालीबंगा जो है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, बी नंबर। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति जो आयोजित किया था कनिष्क। ठीक है। चौथी बौद्ध संगति का जो है किसके द्वारा बुलाई गई थी? चौथी बौद्ध संगति जो है किसके द्वारा बुलाई गई थी? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथी बौद्ध संगति को किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो कनिष्क के द्वारा ही बुलाई गई थी। ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? यानी महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगिरी यानी कि राजगीर में हुई थी। 105 यानी पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? जैनों के ग्रंथ हैं। ठीक है। यानी पूर्व जो है पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? जैनों के ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जूते हुए खोज यानी जोते हुए खोज मतलब कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों की खोदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऊँट की हड्डियाँ की बात हो रही है तो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? यानी अग्निवेदी सिद्ध होती है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है हरियाणा में स्थित हैं? तो हरियाणा में स्थित स्थल कौन कौन से हैं? एक तो बनावली। ठीक है। और दूसरा कौन है? राखीगढ़ी। दोनों हरियाणा में स्थित हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी में एक जगह है पिपराहा, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। भरहुत एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र है। भरहुत एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र है। किस लिए है? तो भरहुत और अमरावती जो है प्रसिद्ध केंद्र है बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थल हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत। यानी भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे ये। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन बनी थी? केशकुंडला नहीं, गौतमी बनी थी। ठीक है। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी?
गौतमी थी। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? दमदमा से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी नदी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सा था? दमदमा जो था गोदावरी नदी घाटी में विकसित सभ्यता था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया था। जाम्भरिका ग्राम में प्राप्त किया था। महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली गोसाल थे। मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? जैन धर्म के स्यादवद सिद्धांत है। स्यादवद जो है जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी संबंधित 4 स्थलों को नीचे उल्लेखित किया गया है। यहाँ 2 स्तंभ में अंकित है, आपको सुमेलित करना है। जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया नहीं, ठीक है। प्रथम उपदेश लुम्बिनी गलत। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। तो सी आंसर सही है इसका। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भगवत संप्रदाय के विकास में जो है गुप्त वंश का अधिक वर्णन किया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे क्या? 12 अंग थे। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे 12 अंग। जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन सर्वप्रथम संगति के अंतर्गत किया गया है। किस संगति के अंतर्गत किया गया है? पाटलिपुत्र के। प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर जो थे वह ऋषभदेव थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य आपको जैन धर्म से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? आत्मदहन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समान नहीं है आत्मदहन, बाकी ऑलमोस्ट समान है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो है कल्पसूत्र से मिलता है। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकर के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कल्पसूत्र। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को जो है बसादिश कहा जाता है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रवक्ता जो थे महावीर किस राजवंशीय घराने से थे? तो क्षत्रिय थे वो, मतलब क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ की जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह जैन धर्म में बना था। कौन सा? 23वां तीर्थकर, ठीक है। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? किस संप्रदाय को? जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है, तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। 22वें तीर्थकर कौन थे? 22वें तीर्थकर जो थे वह 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थकर थे। अरिष्टनेमी का वर्णन भी मिलता है ऋग्वेद में, जो 22वें तीर्थकर थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया में, ठीक है। कल्पसूत्र का लेखक कौन था?
कल्प सूत्र का जो लेखक है वो भद्रबाहु कल्प सूत्र का लेखक है। महावीर के पूर्व जैन धर्म किस नाम से जाना जाता था? महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? निग्रंथ के नाम से बोला जाता था, यानी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पावा, नहीं, समेध शिखर। तो इसका आंसर होगा समेध शिखर। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्धांत यानी जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर को माना जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? विनय और सूत पिटक जो है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से उपदेशों में से किसे अग्री उपदेश यानी फायर शेरमन के रूप में भी जाना जाता है? आदित्य परयान सूत्र को क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्री उपदेश माना जाता है? तो आदित्य पर्याय सूत्र को। कुंडलग्राम जन्म स्थान है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। जैन ग्रंथ के प्रवंत महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम है। त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने से थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जो है किस राज घराने से थे? क्षत्रिय थे वो। महावीर जो क्या थे? क्षत्रिय थे। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर जो है पार्श्वनाथ से, यानी कौन से पार्श्वनाथ? 23वें थे। ठीक है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी, पार्श्वनाथ वाराणसी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जैन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था, पाली भाषा का, यानी गौतम बुद्ध जो है पाली में उपदेश देते थे, जबकि महावीर किस में उपदेश देते थे? प्राकृत भाषा में देते थे। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनसे पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? जातक बुद्ध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। कहाँ? 6ठी शताब्दी में। जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति था वहाँ पे। कहाँ पे? यानी किस में? 6ठी शताब्दी में देखा गया था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी। ठीक है। 23वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित है? 23वें जैन तीर्थकर वाराणसी से। 23वें जैन तीर्थकर वाराणसी से संबंधित है। ठीक है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। किनके? मौर्य के होते हैं। ठीक है। चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते हैं मौर्य के। बौद्ध तीर्थकर दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थकर दांत का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध तीर्थकर दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थकर दांत का मंदिर श्रीलंका में है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षा का
संग्रह है, बुद्ध की शिक्षा का संग्रह है त्रिपिटक। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? दूसरी जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, नहीं वल्लभी में हुई थी। दूसरी जैन सभा वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? श्वेतांबर किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर? तो वल्लभी गुजरात वाले में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। जैन मतलब जेद अवस्था जुड़ा हुआ है, जेद अवस्था जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। यह अपनीय संघ किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। यह अपनीय संघ जो है वह जैन से संबंधित है। गोपनीय किसका एक संप्रदाय है? गोपनीय जो है किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय है। 16 महाजनपद के बारे में अब है। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किस समय हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ था। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ जो हुआ था अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु यानी बिंबिसार, ठीक है, का पुत्र था यह। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार का चिकित्सक जो है जीवक था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया? महावीर मर गया उसके बाद जैन मुखिया किसको बनाया गया था? सुधर्म को। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? यह बात किसने सोचा था? अजातशत्रु ने ही सोचा था। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसलिंग जो है राजगृह में होना चाहिए? तो ये बात को अजातशत्रु ने सोचा था। किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था? उदयन ने किया था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? उदयन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट द्वैत से संबंधित था? विशिष्ट द्वैत से रामानुजम संबंधित है। जैन दर्शन का निम्नलिखित में से निकट का साम्य है कौन सा? सांख्य है। ठीक है। जैन धर्म के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो महावीर ने स्वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है, यानी स्वर्ण नहीं वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। महावीर से संबंधित हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने समय पर कोई मतलब स्वयं पर कोई जोर नहीं दिया, वे ईश्वर की खुली आम पूजा करते थे। और पांचवा ऑप्शन, तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? तो इनमें से करेक्ट आंसर है कि महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं किया है। यही एक सही है, बाकी सब गलत है। यूनानी लेखक किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? अमित्रघात की संज्ञा दी है बिंदुसार मौर्यकालीन था, और एक था बिंबिसार जो था मगध वाला। ठीक है। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीनो दो। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। कनिष्क जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। बाकी बिंबिसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था? गांगेय मैदान जो है द्वितीय नगरीकरण से संबंधित था। निम्नलिखित विकल्पों में से गला जोड़ा को बताना है आपको। गला जोड़ा इनमें से कौन सा है? तो गला जोड़ा हो गया बिंबिसार गुप्त, गलत, यही गलत हो गया। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है। राजा चोल जो है कनिष्क कुषाण सही है, कनिष्क कुषाण सही है, लेकिन बिंबिसार गुप्त ये गलत होता है, गलत है ये। ठीक है। तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ था? जैन धर्म को प्राप्त हुआ था। महावीर के अनुसार मानव जीवन से वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है कि कैवल्य। ठीक है। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को किस प्रकार कहा गया है? कैवल्य। ठीक है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी
के जनपद जो संख्या में थे, महाजनपद बन गए थे, वो थे 16 महाजनपद थे। ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करा दिया था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में समाहर्ता कौन थे? समाहर्ता जो महासंग्रह करता थे, समाहर्ता महासंग्रह करता थे। मौर्य काल में मौर्यकालीन शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसको सीता कहा जाता था। ठीक है। मौर्यकालीन में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्यकालीन में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वह तक्षशिला था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में इसका स्थित है। ठीक है। प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल का नगरीय स्थल शिशुपालक कहाँ है? उड़ीसा में है। पाटलिपुत्र के, ठीक है, अशोकराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलेपुत्तिस ने किया था। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले हुए थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले हुए थे। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र किसके लिए खुले थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान कौन थे? मौर्य काल में दंड विधान जो थे काफ़ी कठोर थे, वो दंड देते थे। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या था? तो अश्व पहले था, फिर सिंह था, हाथी था और वृक्ष था। अशोक के सारनाथ सिंह स्थित स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम बताना आपको। अश्व, सिंह, हाथी, वृक्ष। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बोला है, भानु स्तंभ। भानु स्तंभ में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का यूज ज़्यादा हुआ है। सम्राट अशोक के राजाओं का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? जॉर्ज वुलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स वुलर, विलियम जोन्स। इनमें से करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है? तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी मतलब बाएं से दाएं। कैवल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म, समीप और संकट शोधन। अशोक के किस अभिलेखों में अकाल का उल्लेख है? सोह गौरा अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेखों में अकाल का उल्लेख है? सोह गौरा में। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित में से किससे सेवाएं ली थी? राजूक का, प्रादेशिक का, युक्त का, इनमें से सभी का सेवा लिया था। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस की विषय जो वस्तु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की सुरभ संधियों के बारे में। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के बारे में यानी निम्नलिखित में से संबंधित है। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश दिया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वह राजनीतिक नीतियों पर पहल किया गया है।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज का इंडिका जो है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त का। ठीक है, कौटिल्य अपना चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री था? कौटिल्य का चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य था। अर्थशास्त्र कौटिल्य था। किस अभिलेख से यह संबंधित है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह संबंधित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य था। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे किया था? सेंड्रोकोटस तो किससे किया था? विलियम जोन्स। यानी सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने किया था। निम्न पुस्तक जो है में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? इंडिका में। भाई दबा दीजिएगा तो कहाँ से पेन आएगा? निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत कौन सा है? इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इंडिका का मूल लेखक कौन था? इंडिका का मूल लेखक जो है मेगास्थनीज था। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें? मेगास्थनीज की इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक जो है मेगास्थनीज था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, तो इनमें से सभी है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? यानी जैन धर्म से संबंधित जैन था? तो वह था संप्रति। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना था? अशोक के प्रयास से। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? प्लिनी ने संदर्भित नहीं किया है, बाकी स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन ने किया था, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है, प्लिनी ने नहीं किया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिवादक उत्तरदायी था, यह किसने कहा है? डी कोसाम्बी ने कहा है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था,
इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? तो इसका आंसर होगा रोमिला थापर या DN झा, BA स्मिथ, SC रायचौरी। कौन आएगा आंसर? पांचवा, यानी इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिसका संकट काल में उपयोग किया जा सके? सोहगौरा ताम्र पत्र जो है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिसका संकट काल में उपयोग किया जा सके? सोहगौरा ताम्र। दिया गया मानचित्र संबंधित है, दिया गया मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सीता यानी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य काल के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? तो मौर्य के पास शुंग आया। शुंग मतलब पुष्यमित्र शुंग। अशोक के धाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। अशोक के धाम यानी मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, यही सत्य नहीं है। ठीक है, अशोक के धाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अहिंसा पर बल दिया गया, सही है। ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, यह भी बात सही है। स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त किया गया, यह भी सही है, लेकिन मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, ये गलत है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग के बाद कर्ण ने, शुंग के बाद कर्ण। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन, चेदी वंश से, सतवाहन वंश से, रठ भोजन वंश से। कलिंग नरेश खारवेल पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी पांचवा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ था, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ था हाथी गुफा के लेख से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति प्राकृत भाषा में। शक संवत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 78 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किसका शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? यानी किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कुषाणों को। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का रूप दिया गया था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण का पालन किया था? तो एग्जैक्ट आंसर होगा भीम कफिसेस जो था, भीम कफिसेस जो था, इसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पे स्वर्णमुख का प्रचलन किया था। कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली थी? कुषाणों के समय फली फूली थी कला की गंधार शैली, कुषाणों के समय फली फूली थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? कश्मीर में आयोजित किया गया था कनिष्क के समय। अशोक के किस लेख में बुद्ध पुस्तक का उल्लेख मिलता है? भाब्रू लेख में। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? भाबरी। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख मिलता है? मस्की में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में, ठीक है, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मस्की में। ताम्रपाषाण है। ताम्रपत्र क्या है? तो एक प्राचीन ग्राम का नाम, मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट, तो ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्र किससे संबंधित है? वही है, पांचवा ऑप्शन होगा इसमें से। ताम्रपत्र जो है किससे संबंधित है? यानी कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट, यानी ताम्रपत्र तांबे की प्लेट, ताम्रपत्र तांबे की प्लेट। ठीक है। बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान दिया? आजीवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति
शिल्प मौर्य काल का नहीं है। सारनाथ सिंह शीर्ष है, धौली हस्ती भी है, रामपुरवा वृषण भी है, लेकिन मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? श्रीलंका से नहीं मिला, बाकी अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान से मिला है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिला है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के उल्लेख मिले हैं? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उदाहरण निम्न में से किस अभिलेख से मिला हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पनोह। इनमें से कौन शक वंश की का धर्म शाखा का संस्थापक है? चेस्टन। ठीक है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किससे संबंधित की है? तो कुषाण, चेरा, पश्चिमी शक, वाकटक, इनमें से सारा होगा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो सारा ऑप्शन सही है। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। निम्न में से किस अभिलेख से भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस सन में हुआ था? 78 AD में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उत्कीर्ण शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? बताना है इसमें। तो उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। नेक्स्ट ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और अगला ऑप्शन है कि साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं। तो इनमें से सही बताना है आपको। तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा? बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों में प्रयोग किया गया? अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 4 लिपियों का। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया वह कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के नदीता गांव में है। नदिया गांव में, दतिया, मध्य प्रदेश के दतिया गांव में है। ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख है गुर्जरा लघु में, कहाँ है वो? मध्य प्रदेश के दतिया में। उदयन ने मगध के राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित
किया था। राजगीर उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? राजगीर। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यप तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? 7वें में। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? अशोक का द्वादश शिलालेख क्या एक आदर्श को प्रस्तुत करता है, यानी कि धार्मिक उदारता को, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि को। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों अधीक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध को शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं डैश भी था। तो कौन था? महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों था, यानी श्रीलंका में भेजा था दोनों को। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? अशोक थे। डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय के नीति को विकसित किया था। अशोक ने विकसित किया था। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक के युग पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। उड़ीसा, कलिंग बेसिकली उड़ीसा में है। अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद 261 में हुआ था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को बुद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। वह युद्ध उड़ीसा में कब हुआ था? 261 में हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया है? 13वें में। ठीक है, और चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, जिसे अघात शत्रु भी कहा जाता है। बुद्ध का किसके सिक्कों पे अंकन किया गया? यानी बुद्ध का किसके सिक्कों पे अंकन हुआ है? कनिष्क के। सम्राट अशोक किसके उत्तरदायी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तरदायी थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर पे अपने डैश के आदेश उत्कीर्ण कराकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 14। ठीक है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग इसका आचरण कर सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में गया था? विशाखदत्त जो था कनिष्क के प्रथम के दरबार में गया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा के लेख से जुड़ा हुआ है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वह आंसर होता है भाबरू स्तंभ। हेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? तो वह था आपको पेशावर में था। हेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ था? पेशावर में था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो उसका संबंध यूनान से था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो अश्वघोष जो था वह कनिष्क के समकालीन था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस
नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, मौर्य वंश को किस वंश से ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को शुंग ने समाप्त कर दिया था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था वृषरथ था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश ने। सातवाहन यानी यह शीशे का सिक्का भी जारी किया था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये बात तो सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? उपगुप्त ने इनको प्रेरित किया था। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, यही बात सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायती घोषणा किया था? तो करों में कुछ रियायती घोषणा किया था उसने लुम्बिनी स्तंभ लेख में। ठीक है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, कनिष्क जो थे, कनिष्क कुषाण। ठीक है, ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कब स्थापित किया था? तो पहली में। ठीक है, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो कुषाण शासकों को और किस नाम से जाना जाता था? तो कुषाण शासकों को किस नाम से? युची। कुषाण शासकों को युची नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब है अगला संगम काल। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? पौलव का उल्लेख नहीं मिलता है। सातवाहनों ने किस धातुओं में अपने सिक्के ढाले थे? सातवाहनों ने सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन। सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्का को ढाला था? सातवाहन यानी सीसा, सातवाहन सीसा, तांबा, चांदी और पोटीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में सबसे प्रसिद्ध नगर था? तगर नगर। ठीक है, अगला है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो कृष्णदेव राय ने। विजयनगर की बात हो रही है, कृष्णदेव राय। ठीक है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त काल के। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल से महत्वपूर्ण है? किस काल के लिए महत्वपूर्ण है? तो गुप्त काल के लिए। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था समुद्रगुप्त को? प्राचीन भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति आर्यावर्त के कितने शासकों के बारे में जिक्र करता है? 9। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति जो है आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र करता है? 9। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किसमें है? इलाहाबाद के अभिलेख में, जिसको हरिसेन ने लिखा था। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? सातवाहन। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को
सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सोने के सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के सातवाहन ने, सॉरी सोने नहीं है, शीशे के सिक्के। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के, ये तो क्वेश्चन को मैंने पहले ही डील किया था। शीशे के सिक्के सतवाहन, शीशा सतवाहन। भूमि का दान प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? सातवाहनों के भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहन। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? दिनार। ठीक है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत, शोमिल, शूद्रक, शोन। पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? गुप्त काल का मंदिर बताना है। तो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर नहीं, खजुराहो का कंधरिया महादेव नहीं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, गुप्त काल का मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने यह सबसे पहले बताया था। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान का आरंभ किसने किया था? तो सातवाहन ने। ब्राह्मणों और मतलब बौद्धों को भूमि दान का अनुदान सबसे पहले सातवाहन ने स्टार्ट किया था, जिसने शीशे का सिक्के भी जारी किया था सातवाहन ने। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची पुराण में मिलता है, वह पुराण है मत्स्य पुराण। आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश के थे। ठीक है, महरौली का स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया था? वह था चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय। ठीक है, इसने शकों को पराजित किया था। ठीक है, और किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों पर सोपारा, काम्बो और बड़ौद को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को भी पराजित कर दिया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें है कि गौतम पुत्र सतकर्णी ने नहपन को हराया था। ठीक है, अगला है कि वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला और दूसरा दोनों। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट थे। यजुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग
वानभट्ट। ठीक है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश नान्यदेव। कर्नाट वंश नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव, अंतिम शासक हरिसेन था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग कौन सा था? तो गुप्त काल में हुआ था और नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने स्थापित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त थे। निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खर, पान तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे कनिष्क के समय ही? ठीक है। खरपलान तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे कनिष्क के समय। कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो वह होगा अवधान शतक। कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी मिलती है अवधान शतक से। हैनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था उनके समय? मथुरा था। ठीक है। बुद्ध का सिक्कों पे अंकन हुआ है। क्या अंकन हुआ है? कनिष्क यानी बुद्ध का किसके सिक्कों पे अंकन हुआ है? कनिष्क। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में तांबे के सिक्कों को सबसे ज़्यादा कुषाणों ने जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? कनिष्क प्रथम के दरबार में इनमें से कौन नहीं था? तो इनमें से विशाखदत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं थे। बाकी भौभूष पार्श्व वसुमित्र थे। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन और निम्नलिखित उत्तरकोट के अनुसार इंगित करना है। तो पहला हो गया अश्वघोष, एकदम सही है। उसके बाद में वसुमित्र, ये भी बात सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन हैनसांग। ठीक है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति। वर्धन राजवंश पुष्यभूति। चीनी यात्री युआन शुआंग भारत कब आया था? 629 में आया था। ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दूसरा यानी कि कुमार देवी। ठीक है। फिर तीसरा हो गया यानी कि प्रयाग शिलालेख। ठीक है। उसके बाद में चौथा विक्रमादित्य। उसके बाद में पहला महेंद्र दत्त। ठीक है। कल्हन का पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जीरो की गई थी, यानी जारी किया गया था सातवाहनों द्वारा। इनमें से कौन यानी कि कह रहा है कि किरात जोड़नीय पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? भारवी के द्वारा। किराता जोड़नीय पुस्तक भारवी के द्वारा लिखा गया है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो उस महान व्यक्ति का नाम बताया जिसने भारत को बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो व्यक्ति गुप्त काल से ही संबंधित था जिसका नाम था आर्यभट्ट ने। चीनी यात्री हैनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध कस्बों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17वीं लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है हैनसांग। ठीक है। एक चीनी यात्री था हैनसांग जो 627 से 643 तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा पर था हैनसांग हर्षवर्धन। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था?
हैंसांग 627 से 643। इनमें से कौन चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षकों के दोनों के रूप में रहा था? हैंसांग ने पहले छात्र बना फिर बाद में शिक्षक। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? तो अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। कौन नहीं था? तो पतंजलि नहीं था। ठीक है, कनिष्क के दरबार में। बाकी अश्वघोष, चरक, नागार्जुन। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन था, लेकिन पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं था। निम्नलिखित मतलब इनमें से कौन भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक गुप्त मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री का नाम बताएं। तो उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त यानी विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का। हैंसांग ने किस कनिष्क बिहार को देखा और वह वहाँ स्थित भी है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्तिक। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक था? समुद्रगुप्त जो है। ठीक है। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। ठीक है। किस युग को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षुओं उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है। निम्न में से टोचारियन कौन थी? टोचारियन जो थे कुषाण थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? सूती वस्त्र कुषाण काल में निर्यात की जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके कुल को भारत के चौथे युग के रूप में भी जाना जाता था। राजपूत था वह। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ने गुप्त साम्राज्य की ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। वह था मतलब 930 में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक भी विस्तार कर लिया था। 930 में चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। चीनी यात्री इत्सिंग जो था 3 वर्ष रुक के संस्कृत सीखा था। ठीक है। नालंदा या कहाँ? तो उसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। चीनी यात्री इत्सिंग जो है ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत भाषा सीखा था। ठीक है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार के रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने किया था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पुंडके के रूप में भी जाना जाता है? अरिकमेडु को। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? अरिकमेडु को। रोमन बस्ती कहाँ मिली है? रोमन बस्ती आपको अरिकमेडु में ही मिली है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान ने किया था। ठीक है। 800 से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक स्थितियाँ बताना है। तो अगला पेज है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने स्थापित किया था। तंजीर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजीर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने 985 से 1014 में किया था। राज प्रथम ने 985 से 1014 में तंजीर स्थित राजेश्वर मंदिर, तंजीर स्थित राज प्रथम ने किया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर चंदेलों ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर
चंदेलों ने। ठीक है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन चोल में था। ठीक है, किस दक्षिण भारतीय राज्य की बात हो रही है तो चोल में था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल काल में अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी बना देते थे कि हमारे जाने के बाद कोई और रहेगा, तो वह तो चोल काल में ऐसा किया जाता था। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुरी मतलब कि बिहार में है। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे, विक्रमशिला धर्मपाल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध है वह है चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चालुक्य, चोल, होयसल, पांड्य। कौन होगा आंसर इसमें से? चोल होगा जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, नौ सैनिक के लिए भी सैन्य शक्ति। यानी 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का साहूकारों के नाम से किन्हें जाना जाता है? दक्षिण भारत का साहूकार, दक्षिण भारत का साहूकार किसको कहा जाता है? तो इनमें से दक्षिण भारत का साहूकार जो है, दक्षिण भारत का साहूकार। ठीक है, परमार वंश को स्थापित किया था किसने? स्थापित किया था उपेंद्र ने। परमार वंश का स्थापना किसने किया था? उपेंद्र ने। निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र चोल प्रथम को। ठीक है, और दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? चेटी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? चेटी। ठीक है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पे शासन नहीं किया था? उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था चालुक्य ने। किस राजवंश ने उत्तर भारत पे शासन नहीं किया था? चालुक्य ने नहीं किया था। दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया, बाकी राजपूत, गुप्त, मौर्य तो उत्तर भारत में किया था। निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने सहस्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया था तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में भी दीक्षित किया था? अप्पर ने। ठीक है, या किसके बारे में कहा गया कि उसने अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में भी दीक्षित किया? उसका नाम था अप्पर। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध नहीं था? तो नदिया प्रसिद्ध नहीं था बौद्ध केंद्र के रूप में, बाकी नालंदा, विक्रमशिला ये सब था। नदिया प्रसिद्ध नहीं था। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी किया था? तो उसका बालपुत्र देव था वह। ठीक है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? रास्तरंगिणी। कलहन, रास्तरंगिणी। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? 1027 में किया था। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में हुआ था। दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम। तो चोल शिलालेखों से उत्लिखित गुरुकुल हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश के अनुरक्षण के लिए कहा जाता था? शाला भोग कहा जाता था उसको। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध क्यों था? तो लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए। निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के साम्याचार्य से था? शैव धर्म से संबंधित बताना है। तो मनिका व चाकर शैव धर्म, उसके बाद में
सम्बदर, सम्बदर शैव धर्म से। राजा सिंह विष्णु वंश किस वंश के शासक थे? राजा सिंह विष्णु पल्लव के थे। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें? कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कौन था है? तो इसका तुल्य वर्ष है 634। ठीक है, 634। कैसे करेंगे इसमें? कह रहा है कि एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत, यानी कि 556 में आप 78 यानी 556 में 78 को ऐड कर दो, यानी 634 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? 634 होगा। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो एग्जैक्ट आंसर होगा पल्लव। कांचीपुरम पल्लव, कांचीपुरम पल्लव, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव प्रतिहार पाल चूल, तो पल्लव एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कांची की राजधानी थी, कांची यानी पल्लव की राजधानी थी। पांड्य वंश का राजधानी कहाँ था? पांड्य वंश का राजधानी जो है मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। डैश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता भी प्राप्त किया हुआ था, पांड्य था। ठीक है, किस चोल शासक ने जल सेना आरंभ किया था? जल सेना, राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने जल सेना को आरंभ किया था? राजराज प्रथम ने। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं। इनमें से कौन सा सबसे अधिक विख्यात हुआ था? तो सबसे अधिक विख्यात हुआ था नटराज शिव की काशी की प्रतिमाएं। नटराज शिव की काशी की प्रतिमाएं चोल काल में सबसे विख्यात था। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो वो आंसर था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था, किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य राजा था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय। चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, कौन से चोल शासक जो है ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त किया था? महाराजा ने। ठीक है, मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? मिताक्षरा जो है वह हिंदू कानून से संबंधित है। मंडलम बलनाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित है? वह चोल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस चोल साम्राज्य की, चोल यानी शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने विषय पर कहा जाता है कि उसकी मृत्यु कूद भीड़ ने कर दिया था? तो ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र या राजेंद्र द्वितीय। तो आंसर होगा अधिराजेंद्र, अधिराजेंद्र। एक बार और क्वेश्चन कि किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या कुद्र भीड़ ने कर दिया था? अधिराजेंद्र है। ठीक है, विद्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? वाकाटक, वाकाटक। विद्याशक्ति वाकाटक। ठीक है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा जो था वह गोपाल था। इनमें से कौन राजवंश दक्षिण भारत में से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित था पाल। दक्षिण भारत से संबंधित कौन था इसमें से? पाल जो था वह दक्षिण भारत से संबंधित था। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? द्रविड़ों ने किया था। क्वेश्चन है कि गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था किसने दिया था? द्रविड़ ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा रथ जो था वह। ठीक है, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्य शास्त्र भरत मुनि। नाट्य शास्त्र पुस्तक भरत मुनि
निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कालिदास द्वारा कुमार संभवम कालिदास से। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? वल्लभ उपाधि जो है चालुक्यों की विशिष्टता थी। वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? चालुक्यों की विशिष्टता थी। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर भी निकाल दिया था? वह एक चोल शासक था, उसका नाम था कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय एक चोल शासक था जिसने क्या किया था कि रामानुजम को उत्पीड़ित भी किया, उन्हें बाहर भी कर दिया। कुलोत्तुंग द्वितीय। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? रत्नावली, रत्नावली जो है हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। चोल शासन में अधिकारों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि सभी भूमि स्वामियों का, पद परिवर्तन का, लॉटरी द्वारा चयन। वह कौन चोल नरेश था जिसने शासन काल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी किया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। ठीक है। आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा था? वो लिखा था संस्कृत में। ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है। सुश्रुत संहिता किस विषय में संबंधित है? तो एग्जैक्ट आंसर होगा चिकित्सा एवं शैल चिकित्सा में। सुश्रुत चिकित्सा एवं शैल चिकित्सा में। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव के सभा को अलंकृत करते थे। डंडिन किनकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव के। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को की उपाधि राज सिंह थी? पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह, नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि राज सिंह थी। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दिया था? अधिराजेंद्र ने। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पे उत्कीर्ण नहीं है? हाथी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चोले के सिक्के पे उत्कीर्ण नहीं है? तो मत्स्य, धनुष, चीता, हाथी नहीं है। गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। किताबुल हिंद इनमें से किस चीनी यात्री के विद्वान की कृति है? किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल हिंद अलबरूनी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु भी नाम दिया था? कनाद ने किया था। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका का लेखक जो है मेगास्थनीज है। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्कृत का संकलन किया है? रामायण के बारे में। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के बारे में लिखा है शूद्रक ने लिखा है। मृच्छकटिकम के बारे में शूद्रक ने लिखा है। इनमें से किसने महाबलीपुरम में पैगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? पल्लव ने किया था। चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है। चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है वह है नटराज का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है? मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाख दत्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? रघुवंशम को कालिदास ने संकलित किया था। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत चंद्रगुप्त ने किया था। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। सिक्के भी जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। तिरुकुलम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित? चरक संहिता जो है आयुर्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि को किसने ग्रहण किया था?
तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है। इनमें से किसने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? राज नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना। कोणार्क सूर्य मंदिर। तो राज नरसिंह देव प्रथम के बारे में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख यानी किन अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के प्रशस्ति अभिलेख में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस काल में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। शक विजेता किससे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता। ठीक है। शक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों के विजय प्राप्त किया था? हुनों पर विजय प्राप्त किया था। तो स्कंद गुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुनों का उल्लेख मिलता है? तो भीतरी अभिलेख में हुनों का उल्लेख मिलता है। भारत के किस राजा ने कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं की स्थापना किया था? महाराष्ट्र। ठीक है। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है कार्ले, महाराष्ट्र। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राज राजा चोल द्वारा कराया गया था? राज राजा चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। राज राजा चोल बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है। राज राजा चोल बृहदेश्वर मंदिर। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति भी बताया था? पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति जो स्कंद गुप्त ने बताया था। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या है? तंतुवाय। ठीक है। तिरुवर और अजंता मंदिरों के दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी उल्लेख है? तो भित्ति चित्रकारी। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय? स्कंद गुप्तों के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख या भीतरी स्तंभ लेख। इनमें से किसे प्राप्त होता है? तो इनमें से इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है। ये का मतलब हो जाएगा कि भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया? भीतरी स्तंभ लेख से यह ज्ञात हो जाता है। ठीक है। मडोरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? मडोरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजवंश ने कराया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित रॉक कट गुफाएं कौन सा है? तो वह उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मंदिर किस सामग्री से बनी है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट से। ठीक है। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित है। फायान की यात्रा विवरण का नाम है, क्या नाम है उसका? फोक्यूकी। फायान फोक्यूकी। ठीक है। फायान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के व्यक्तित्व के बारे में विवरण किया है। उस स्मारक का नाम बताया जो एक पुरातात्विक स्थल में सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो सांची का स्तूप है। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? उसको हर्मिका कहा जाता है। ठीक है। चीनी यात्री फायान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेख है कि वह क्या था? गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है। ठीक है। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार आदिताचार्य ने शिव लिंगों के किन नामों से प्रतिपादित किया था? वह है कपिलेश्वर पर उमितेश्वर, कपिलेश्वर एवं उमितेश्वर। ठीक है। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार आदिताचार्य ने तो शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिस्थापित किया था? कपिलेश्वर और उमितेश्वर। ठीक है। वह कौन सा भारतीय चित्रकार शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों के सजावट और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया है? तंजौर
बेटिंग, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। सांची स्तूप शहर के पास स्थित है, कहाँ है? भोपाल में है। सांची स्तूप भोपाल में है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? विख्यात सांची स्तूप अशोक ने बनाया था। चीन यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? बी था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। चीन यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, चीन यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, उसका नाम है फाहियान। चित्रकला की पुटी चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? तो वह है उड़ीसा शैली, ठीक है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर असम, कामाख्या मंदिर असम में है, ठीक है। मुंबई मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर में को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल शिलालेख जो है किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल मतलब पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है। ऐहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन